आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। यूपी में अब तक 39 सीटों के चुनाव हो चुके हैं। पांचवें चरण के रण में अब प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चरण में जहां कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी का चुनाव होना है, तो वहीं फैजाबाद और कैसरगंज सीटें, चर्चित सीटें भी इनमें शामिल हैं। पांचवें चरण का चुनाव अवध और बुंदेलखंड की 14 सीटों पर होना है। इसके लिए वोट 20 मई को डाले जाएंगे। साल 2019 के चुनाव में इसमें से 13 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। पिछले चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में सपा इन 14 में से 7 पर, यानी लखनऊ, झांसी, बांदा, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद और गोंडा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और दूसरे स्थान पर रही थी। जबकि बसपा 5 सीटों पर, जिनमें मोहनलालगंज, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर और कैसरगंज सीटें शामिल हैं, उनमें ये चुनाव लड़ी थी। 2 सीटें अमेठी और रायबरेली में सपा ने कांग्रेस के समर्थन में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इंडिया अलायंस के लिए पांचवा चरण इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी सीट का चुनाव है। सोनिया गांधी की रायबरेली सीट पर इस बार उनके बेटे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं। तो आज शाम 6 बजे इस पांचवें चरण के रण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा और इसी के साथ अब जो पांचवें चरण की उल्टी गिनती है वो बेहद तेजी से आगे बढ़ने लगी है। देश की 49 लोकसभा सीटें इनमें शामिल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 20 मई को वोटिंग होनी है, 20 मई को वोट डाले जाएंगे और हॉट फेवरेट सीटें इनमें शामिल हैं। लखनऊ की सीट है, कैसरगंज की सीट है और साथ ही साथ अमेठी, रायबरेली पर भी चुनाव होना है, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली के मैदान में खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और वायनाड के बाद वो रायबरेली आए हुए हैं। और इसके अलावा राजनाथ सिंह, बड़ा चेहरा, रक्षा मंत्री, उनकी किस्मत भी इस चुनाव में ईवीएम में कैद होनी है। इसके अलावा कौशल किशोर भी मोहनलालगंज सीट से चुनाव मैदान में हैं। तो बड़े बड़े चेहरे इस पांचवें चरण के फेज में चुनाव मैदान में हैं और उससे पहले आज शाम 6 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और ये जो लड़ाई है अब वो प्रचार से इतर अब ज़मीन पर उतरने वाली है। कुल 144 प्रत्याशी इस पांचवें चरण के रण के लिए उत्तर प्रदेश से मैदान में हैं। 21 ज़िलों की 14 लोकसभा सीटें और इन सीटों पर चुनाव जब होगा तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास उस पुराने जीत के रिकॉर्ड को कायम करने की चुनौती होगी, तो वहीं विपक्ष के पास एक मौका होगा कि कैसे वो अपनी सीटों में इजाफा कर सके। अनुराग त्रिपाठी हमारे विशेष संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग त्रिपाठी, 4 चरण पूरे, 3 बाकी हैं और अब दरअसल जो बारी है वो पांचवें चरण की है। तो क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ समीकरण यहां से निकल कर आ रहे हैं पांचवें चरण के लिए? सीटें हैं, इनका चुनाव हो चुका है। तो पांचवें चरण में भी आपको जो अहम सीटें हैं उसमें अमेठी है, रायबरेली है, लखनऊ है, मोहनलालगंज है, यहीं तक कि बुंदेलखंड की जो सीटें हैं, बांदा, कौशाम्बी, इन सारी सीटों पर चुनाव होना है और इन सब सीटों पर चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 14 में से जो 13 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में, तो जाहिर तौर से बीजेपी के लिए बढ़त है। लेकिन बाकी विपक्ष ने भी जिस तरीके से इन सीटों पर काम किया है, बीजेपी की धड़कनें लगातार बढ़ती। ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी में लड़ेंगे, लेकिन अमेठी सीटें छोड़ चुके हैं और रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं। रायबरेली जो सीट अपेक्षाकृत सेफ मानी जा रही है, लेकिन रायबरेली से भी जीतना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि विपक्षी दल है जो बीजेपी खुद सत्ता में है, वो अपनी तरह एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। तो ऐसे में चुनाव निकालना आसान नहीं होगा। अमेठी चलेंगे तो अमेठी में किशोरी लाल के लिए जो चुनाव प्रचार है वो प्रियंका गांधी ने संभाल रखा है। तो वहाँ जो टक्कर है वो साफ तौर पर स्मृति ईरानी, प्रियंका गांधी जैसी दिखाई देती है। लेकिन किशोरी लाल के लिए भी चुनाव निकालना वहाँ भी आसान नहीं है। किशोरी लाल जो है काफी बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें चाणक्य की तरह इस्तेमाल करती रही है, रायबरेली सीट पर भी और अमेठी सीट पर भी। वो समीकरण यहाँ पे तमाम तरह के बदलते रहे हैं और नफा नुकसान देखते भी रहे। ऐसे में किशोरी लाल अपने लिए कितने वोट उतार पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।
लेकिन इसी तरीके से आप लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ की सीट पर राजनाथ सिंह है, उनके मुकाबले में रघुनाथ बसपा है, है काफी जोर आजमाइश उनकी चल रही है। रोड शो उन्होंने काफी किए, भीड़ भी जुटती दिख रही है, लेकिन ये भीड़ क्या वाकई में वोटों में तब्दील हो पाएगी, क्या वो सीट निकाल पाते हैं? क्योंकि राजनाथ सिंह का मुकाबला काफी कड़ा होगा और पिछले दो चुनाव लोकसभा के हुए, चाहे 2014 हुआ चाहे 2019 हुआ, राजनाथ सिंह बड़ी बढ़त के साथ यहाँ जीतते हुए दिखाई दिए। मोहनलालगंज की सीट की बात करें तो सुरक्षित सीट मानी जाती रही है और यहाँ पर भी कौशल किशोर का मुकाबला आर.के. चौधरी से है। आर.के. चौधरी के जमाने बीएसपी के फाउंडर मेंबर हैं, तो उनकी अनुराग, हम सीटवार तो बात करेंगे, लेकिन ये जो 14 लोकसभा सीटें, इनमें 10 सीटें ऐसी हैं जो सामान्य श्रेणी की हैं, 4 सीटें इसमें सुरक्षित श्रेणी की हैं। तो ये जो मुकाबला है 14 सीटों पर, बीजेपी ने बीते चुनाव में 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, रायबरेली की 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी। तो अभी क्या लगता है कि यहाँ पर विपक्ष के पास किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके से, चूंकि पिछली बार बसपा के साथ अलायंस था समाजवादी पार्टी का, इस बार कांग्रेस साथ में है, तो अभी क्या कुछ समीकरण लग रहा है बीजेपी के खिलाफ, किस तरीके का माहौल बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि बीएसपी जो है अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर जिस तरह से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ भी रही है तो बीएसपी उसके काफी वोट बैंक पर असर डाल सकती है और बीजेपी की एक तरीके से सीधी टक्कर बाकी पार्टियों से है। और जिस तरह से 13 सीटों पर वो काबिज है पहले से ही, और एक सीट रायबरेली को लेकर के जहाँ से राहुल गांधी खड़े हुए हैं, वहां पर भी वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। तो ऐसे में बीजेपी का मुकाबला कोई आसान काम नहीं है। पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें 5 सीटों पर अपेक्षाकृत बीजेपी को कम वोट मिले, जिसमें से मोहनलालगंज सीट है जहां सिर्फ 55,000 वोट का जो मार्जिन था उससे वो कौशल किशोर जीत पाए हैं। इसी तरीके से जो कौशाम्बी की सीट है जो बुंदेलखंड में आती है, वहां से 34,000 वोटों से मार्जिन से बीजेपी जीत पाई है। तो इस मार्जिन को लेकर के तमाम रस्साकसी चल रही है कि क्या इन सीटों पर भी भारी तादाद में वोट इकट्ठा करके बीजेपी जीत पाएगी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी जीतना इस बार इतना आसान होगा नहीं। ठीक है अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता अभिनव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, जिस तरीके से अभी अनुराग बतला रहे थे कि 55,000 वोटों के अंतर से बीते चुनाव में जीते थे कौशल किशोर मोहनलालगंज सीट से, तो अभी जब वो केंद्रीय मंत्री भी और साथ ही साथ अब दोबारा से बीजेपी के टिकट पर मैदान में है, आर.के. चौधरी के साथ मुकाबला किस तरीके का यहाँ पर नजर आ रहा है आपको? पर इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर चुनावी मैदान में है। उनको भाजपा ने एक बार फिर से टिकट दिया है। पिछली बार वो चुनाव जीते थे और यहाँ से वो फिर से सांसद चुन के गए, जिसके बाद उनको केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। इस बार उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो अलायंस है, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी आर.के. चौधरी से है। यहाँ पे जो दलित वोटर है वो काफी निर्णायक होता है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आर.के. चौधरी के चुनाव मैदान में आने के बाद जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ओर मूव कर सकता है, क्योंकि दलितों के एक बड़े नेता के रूप में सदैव आर.के. चौधरी की यहाँ पहचान रही है। मोहनलालगंज से वो पहले भी कई बार विधायक चुन के आए हैं। खास बात इसमें सवी नगर की है, क्योंकि जब पिछली बार कौशल किशोर चुनाव जीते थे तो सबसे ज्यादा जो लीड थी वो उनकी सवी नगर से ही थी। सवी नगर में जनरल वोट भी काफी है, जिसके चलते वहां पे भाजपा का एकमुश्त वोटर माना जाता है शहरी क्षेत्र पे। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि सवी नगर का क्या कुछ समीकरण रहता है। इसके अलावा बात करें सिधौली की, तो सिधौली विधानसभा क्षेत्र से दोनों बार कौशल किशोर चुनाव हारे हैं लोकसभा चुनाव में। ओवरऑल वो जीत जाते हैं लेकिन सिधौली विधानसभा हार जाते हैं। और उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि सिधौली में 2 बार हार चुका हूँ, तीसरी बार हो सकता है 25,000 से हार जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोहनलालगंज की बात करें, मोहनलालगंज आर.के. चौधरी जो है वो यहाँ पे अब तक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। उनका जो मुकाबला है वो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से है। लगातार कौशल किशोर पे आरोप लगते आए हैं कि वो ग्रामीणों के बीच में नहीं गया, उन्होंने क्षेत्र की समस्याएं नहीं सुनी है। लेकिन बावजूद इसके जो पीएम और सीएम का फेस है, मोदी और योगी के नाम बहुत वोट पड़ता है हर क्षेत्र में, वैसा ही हाल यहाँ भी देखा जाता रहा है। और अनाज, जो 5 किलो अनाज का वोटर था जिसको राशन मिल रहा था, वो वोट कितना इस बार बूथ तक जाएगा। और सबसे खास बात है बसपा यहाँ कितना वोट पाएगी। अभिनव, पहले बहुजन समाज पार्टी में थे आर.के. चौधरी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के साथ में है, तो क्या लगता है कि यहाँ बसपा जरूर अकेले मैदान में उतरी हुई है, लेकिन क्या कहीं लगता है कि आपको कि हाथी का वोट कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ या अलायंस में? बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट माना जाता है, बहुजन समाज का वोट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आर.के. चौधरी के मैदान में आने के बाद उनकी ओर मूव होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी भी पहचान सदैव बहुजन नायक के रूप में मोहनलालगंज क्षेत्र में मानी जाती रही है। और इस बार जो बसपा ने प्रत्याशी दिया है वो प्रत्याशी
चुनावी मैदान में कुछ खास कर पा नहीं रहा है, जो अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बसपा का मेन वोट है, अगर वो समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस में ट्रांसफर हुआ तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बहुत सुखद खबर होगी और काफी अच्छा चुनाव ठीक है इंडिया अभिनव, गठबंधन आप यहाँ बने रहिए लड़ेगा। हमारे साथ। मैं रुक करता हूं अपने संवाददाता अनुराग त्रिपाठी का। अनुराग त्रिपाठी, ये जो मुकाबला है अवध और बुंदेलखंड में, योगी आदित्यनाथ घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के नेता भी प्रचार कर रहे हैं और एक कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी की ओर से कि भाई एक तरफ जो है वो राम विरोधी हैं और दूसरी ओर जो हैं वो राम भक्त हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो मुकाबला है एक बार फिर से धार्मिक तुष्टीकरण की ओर बढ़ता हुआ? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जो बीजेपी है वो हमेशा इस तरह का फायदा उठाती रही है और वो उसकी छवि भी जिस तरह से आप देखेंगे उसके पीछे आरएसएस खड़ा है। तो आरएसएस की जो इस तरह से पूरी विचारधारा है वो साफ तौर से कहीं ना कहीं 2-4 चरणों के बाद चुनाव में आ ही जाती है। ये साफ तौर से दिखने लगी है। ये राम मंदिर को लेकर के और तमाम इस तरह के हथकंडे, जिसमें देखा गया कि ओबीसी में जिस तरह कहा गया कि मुस्लिम वोटरों को विपक्ष शामिल करने अगर वो सत्ता में आता है, तो इस तरह की बातें बिल्कुल अब हवा में तैरने लगी। वोटरों को यही समझाने में लगी है बीजेपी कि अगर ये लोग सत्ता में आए तो तमाम तरह की दिक्कतें आपके साथ शुरू हो जाएंगी। आपका जो पैसा है ये धीरे से हिस्सा लेंगे और उसको अल्पसंख्यकों को बांट देंगे। तो अनुराग, आखिर में चूंकि राम मंदिर एक बड़ा मसला है और राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, वहां रोड शो किया उन्होंने, मंदिर दर्शन पूजन किया और उसके बाद अब देखिए फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी चुनाव होने जा रहा है। लल्लू सिंह वहां से बीजेपी कैंडिडेट हैं। तो क्या लगता है कि वो जो मंदिर फैक्टर है वो कहीं ना कहीं क्या यहाँ पर रुख हो सकता है वहाँ वोटरों का? और बिल्कुल साफ तौर से आप फैजाबाद अयोध्या में अब जाएंगे तो चारों तरफ आपको राम मंदिर की छटा बिखरी दिखाई देगी। चारों तरफ राम मंदिर की चर्चा है, राम मंदिर की ही बातें, यानी कि पूरा यूपी, पूरा हिंदुस्तान सबको जोड़ के राम मंदिर से ही देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको जाहिर तौर से उसका फायदा जरूर मिलता दिख रहा है और साफ तौर से ये भी कह सकते हैं कि सिटिंग जो बीजेपी एमपी है वहां पर पहले से ही, तो ऐसे में तमाम तरह के जो समीकरण है जो उनके हक में जाते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर वहां पर दिखाती है। ठीक है अनुराग, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे विशेष संवाददाता अनुराग त्रिपाठी जो हमें पल पल की चुनावी अपडेट दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से जो 14 लोकसभा की सीटें हैं उनमें किस तरीके का मुकाबला होने वाला है, एक एक सीटवार जो है वो हमें जानकारी दे रहे थे। हमारे संवाददाता अभिनव सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचे हुए थे, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। ऐसे में वो जहियागंज स्थित गुरुद्वारा पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपील की वोटरों से। क्या लगता है कि राजनाथ सिंह एक बार फिर से क्या मैदान मारने में, जीतने में कामयाब हो पाएंगे क्या, या कोई टक्कर अभी? बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार लखनऊ से प्रत्याशी चुनते आए हैं और इस बार भी देखिए वो चुनावी मैदान में है, वो यहाँ से लगातार जीतते हुए आए हैं। देश में पहले गृह मंत्री थे, फिर उनको रक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। या अटल बिहारी वाजपेयी की भी सीट रही है, अटल जी भी यहाँ से कई बार सांसद चुन के गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत मजबूत सीट लखनऊ मानी जाती है और यहाँ पे इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है। रविदास मेहरोत्रा लोगों के बीच में काफी पैठ है उनकी और काफी जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। उनका ग्राउंड पे काफी अच्छा लोगों से संपर्क है, इसके चलते पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है कि राजनाथ सिंह को यहाँ पे चुनाव हराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी का गढ़ है लखनऊ और लखनऊ की जो लोकसभा सीट है लंबे समय से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना कब्जा जमाए रखा है। यहाँ पे किसी भी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए अब तक कोई स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो लगातार सक्रिय रहते हैं। शाम को वो सीएम के साथ भी प्रचार करते नजर आते हैं। आज डिप्टी सीएम भी उनके लिए रोड शो करेंगे। इसके अलावा वो खुद जाके मड़ियाओं में अपने लिए नजर बनाए रखिए इस तमाम लोकसभा की सीटों पर, चुनाव पर हम दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 14 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की और इन 14 सीटों में से 13 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी बीते लोकसभा चुनाव में और एक सीट रायबरेली पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो ये जो लड़ाई है अब दरअसल प्रचार से इतर 5वें चरण की अब मैदान में खेली जाएगी। जनता जो है वो तय करेगी कि आखिर में किसके भाषण और किसके दावे जो है उनको मद्देनज़र रखना और साथ ही साथ किस प्रत्याशी को और किस पार्टी को एक बार फिर से जिताकर लाना है। वैभव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। वैभव, ये जो 14 लोकसभा सीटें हैं और दरअसल में ये जो लड़ाई है अब वो अवध और बुंदेलखंड की ओर
चली आई है। अवध में राम मंदिर का मुद्दा एक बड़ा मसला है और साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम की वहाँ नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उस मसले पर भी वोट जाएगा और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा इस पूर्वांचल माफ कीजिएगा अवध के रण में। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। पर ये जो अभी हाल जो राजनीतिक जो हवा चल रही है, कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेके नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने कहीं ना कहीं जो हवा है, कहीं ना कहीं रोजगार को लेके, विकास को लेके कहीं ना कहीं उसको खींचने की कहीं ना कहीं पुरजोर प्रयास किया। कहीं ना कहीं जनता भी इसको कहीं ना कहीं देखना चाह रही है और राम मंदिर का जो मुद्दा है वो उसका कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होगा, पर इतना ज्यादा प्रयोग नहीं होगा जितना कि बीजेपी करना चाह रही थी। वैभव, यहाँ पर देखिए हर बार विपक्ष जो है वो मुद्दे उठाता है जनता से जुड़े हुए, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, रोजी रोजगार के मसले पर यहाँ पर वोट मांगने की अपील विपक्षी तौर पर की जाती है। क्या लगता है कि यहाँ पर एक और बीजेपी है जो 10 सालों के अपने कार्यकाल का ब्यौरा दे रही है जनता के बीच घूम घूम कर, तो दूसरी ओर विपक्ष है जो कोशिश कर रहा है और बतलाने की ये कवायद है कि भाई 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है, केवल जनता को ठगने का काम किया गया है। कौन कामयाब हो रहा है यहाँ पर? देखिए, विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और विपक्ष का लगातार ये कहना है कि बीजेपी ने जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें कुछ नहीं किया है। तो वहीं उसके दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जो हमारे जो अभी 10 साल का जो कार्यकाल था उसमें हमने वो जो खाई, जो बीजेपी के जो कार्यकाल में जो कहीं ना कहीं जो खाई बन गई थी उसको हमने भरने का काम किया है। जो आने वाले 10 साल का हमको कहीं ना कहीं जनता से उन्होंने अपील की है कि आने वाले 10 साल हमको दिए जाए, जिससे कि हम जो विकास के कार्य हैं वो आने वाले 10 साल में हम कर सकेंगे। वैभव, देखिए तमाम मसले हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है, नरेंद्र मोदी का कहना है कांग्रेस जो है वो मिशन 50 के लिए मैदान में, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए मैदान में उतरी हुई। तो वहीं इंडिया अलायंस की ओर से कहा यह जा रहा है कि भाई 350 सीटें विपक्षी गठबंधन जीत रहा है। खैर अपने अपने दावे हैं, आप कहां तक किसे आंकते हैं? देखिए, जो 50 का जो आंकड़ा जो कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं दोनों विपक्ष जो गठबंधन है उनके लिए कहीं ना कहीं देखने को सामने आएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है जो जमीनी मुद्दे हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी 60-65 से ज्यादा सीटें यूपी में नहीं निकाल पाएगी और उसी के उलट अगर देखा जाए तो बची हुई सीटें उनमें ही लगातार फेरबदल होता हुआ दिखेगा। यहाँ देखिए ये जो 5वें चरण का रण है, 14 सीटें हैं, इनमें क्या मुद्दे जो है हावी आपको दिखाई दे रहे हैं वैभव? देखिए, 5वें चरण का जो चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी, रोजगार और जो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं देखने को सामने आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो, कहीं ना कहीं देखने को सामने आ रहे हैं, या स्वास्थ्य हो या और कोई मुद्दे हो देखने को सामने आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को इन्हीं मुद्दों पे कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी लगातार उन पे अपना डिपेंड करते हुए नजर आ रही है। यहाँ देखिए रायबरेली की सीट बेहद अहम है क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव मैदान में, अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर दोबारा जीत की कोशिश में हैं। तो ये जो रायबरेली अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ पर किस तरीके के समीकरण, क्या कुछ माहौल? वैभव, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है वैभव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो होगा उलटफेर या जारी रहेगी ये जो बीजेपी की विरासत है, क्योंकि 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की और इन 14 सीटों में से 13 पर बीजेपी ने जीत दर्ज हुई थी और एक सीट पर कांग्रेस को यहाँ जीत मिली थी। तो बड़े बड़े चेहरे इस बार चुनाव मैदान में हैं। बात करें लखनऊ की तो राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री भी चुनाव मैदान में है। इस 5वें फेज़ में स्मृति ईरानी की किस्मत का फैसला भी इसी फेज़ में होना है। और एक अहम सीट रायबरेली, जिस पर सोनिया गांधी ने ये सीट छोड़ी थी और वो राज्यसभा पहुंच गई हैं राजस्थान से। ऐसे में अब उन्होंने अपने बेटे को रायबरेली के रण में उतारा है और कल जब वो रायबरेली पहुंची हुई थी, जनसभा कर रही थी, तो इस दौरान उन्होंने रायबरेली के वोटरों से अपील की कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं और मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, वो भी आपका ख्याल रखेगा जैसे हमेशा
मैं आपका ख्याल रखती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो भावनात्मक अपील की गई सोनिया गांधी की ओर से, उसका कितना असर दिखेगा रायबरेली के लोकसभा सीट पर, रायबरेली के वोटर्स में, ये देखना भी अहम होगा। अमेठी की सीट पर एक बार फिर से देखिए, अमेठी का किला कांग्रेस का, क्या उसको दोबारा से बीजेपी भेद पाएगी या फिर कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा जो है वो चुनाव जीतकर संसद पहुंचेंगे। इसके अलावा जो मूल मसला है वो ये कि अवध की जो सीटें हैं, बुंदेलखंड की जो सीटें हैं, इन सीटों पर क्या राम मंदिर का असर भी वोटरों के दिमाग में है, क्या उसे भी मद्देनज़र रखकर वो पोलिंग बूथों तक पहुंचेंगे, वोट देने के लिए जाएंगे। क्योंकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की थी, ऐसा राजनीतिक लोगों का कहना है, विपक्षियों का कहना है। लेकिन क्या कुछ यहाँ मैदान में निकल कर आता है और किसके फेवर में ये पांचवा फेज़ जाता है? क्योंकि अभी तक जो 4 फेज़ के इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शन में, उन चुनाव में दोनों ही पक्षों की ओर से, यानी कि पक्ष और विपक्ष की ओर से कहा यही जा रहा है कि अपनी अपनी जीत का दावा है। 39 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, अब तक वहाँ चुनाव हो चला है और इन 14 सीटों के चुनाव के बाद देखिए 53 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएगा। 80 में से बीजेपी का दावा, 80 में से 80 सीटों पर जीत का। तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 79 सीटों पर वो जीत दर्ज करेंगे। महज एक सीट पर लड़ाई है और वो लड़ाई क्योटो में है, कथित तौर पर। वो क्योटो जो वाराणसी लोकसभा सीट है, जिसे 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि हम वाराणसी को क्योटो बनाएंगे। जालौन से हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बुंदेलखंड में ये लड़ाई अब पहुंच चली है और बुंदेलखंड की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश दोनों ही पक्ष और विपक्ष की ओर से की जा रही है। प्रचार का शोर जो है आज शाम थम जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ सियासी समीकरण? राजकुमार हमने राजकुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही जी, क्या लगता है किसके फेवर में ये पांचवा फेज, बुंदेलखंड की 4 सीटें? तो राजकुमार के साथ हमारा जो संपर्क है वो अभी फिलहाल टूटा हुआ है। हम दोबारा, तो एक बार फिर से हमारा संपर्क जुड़ गया है राजकुमार से। राजकुमार, ये जो बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटें हैं, इनमें किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? पक्ष विपक्ष की ओर से प्रचार प्रसार किया गया, अपने अपने पाले में इन सीटों को करने की कोशिश की गई है। फिलहाल अब क्या वहां पर मुद्दे हैं और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटर पोलिंग बूथों तक पहुंचेंगे? राजकुमार, इस समय वैसे भाजपा का अच्छी लहर दिखाई दे रही है। वहीं कई और भी अन्य पार्टियों ने भी अच्छी प्रचार प्रसार किया है, लेकिन गठबंधन की तरफ से भी एक नारायण सिंह अहरवाल है, उनके द्वारा भी अच्छा प्रचार प्रसार किया गया है। लेकिन इस बार सांसद द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराए गए, जिसको लेकर काफी जनता नाराज है। इसी को लेकर नतीजा देखने को मिल सकता है 20 तारीख को। जी, यहाँ क्या कुछ मुद्दे हैं? क्योंकि देखिए, चुनाव से पहले तमाम ज़मीनी मुद्दों पर बात की जाती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता है, चुनाव की तारीख आती है, वैसे वैसे जो वोटर होता है वो जातीय समीकरण या फिर धार्मिक समीकरण जो हैं वो वोटरों पर हावी हो जाते हैं। फिलहाल क्या कुछ नजर आता हुआ? यहाँ पर अनाज की किसानों की समस्या ज्यादा रहती है। यहाँ पे पानी की समस्या की लेकर बहुत ज्यादा स्थिति खराब रहती है। इसको लेकर यहाँ लोग, किसान वर्ग के लोग हैं, इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर मतदान करते हैं लोग। लेकिन सांसद द्वारा कोई भी विकास कार्य, इसी को लेकर काफी जगह लोगों के द्वारा मतदान का बहिष्कार भी करने की बात कही गई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनको समझा बुझाकर मतदान करने की अपील की जा रही है। लेकिन यहाँ पर सांसद द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया, जिसको लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। जनता अब देखना ये है कि 20 तारीख को किस तरीके से मतदान करने की बात सामने आती है।
देखिए राजकुमार, बीजेपी से उन्मेष पाटिल को टिकट देकर मैदान में बीजेपी ने उतारा है। फिलहाल ये जो स्थिति है, क्या सांसद के विकास कामों को ध्यान में रखा जाएगा या फिर वोट देते समय जो है प्रधानमंत्री का चेहरा, नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बार फिर से वोटरों के जहन में होगा? ये मतदाताओं के चेहरे पर मोदी को लेकर भी ऐसा नहीं है, कई उनका चेहरा देखकर ही लोग करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ निचले स्तर पर देखा जाए तो यहाँ उनको देखकर भी लोग करते हैं। इसकी कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता नजर आएगा। राजकुमार, एक वो वक्त था जब हमने देखा था और सुना था कि बुंदेलखंड में घास की रोटियां खाई जाती थी, विकास से महरूम हुआ करता था पूरा का पूरा बुंदेलखंड, पानी की दिक्कतें थी, पानी की किल्लतें थी। और उसके बाद अखिलेश की समाजवादी पार्टी की प्रदेश की सरकार में बहुत से आरोप लगे थे, विकास से महरूम रखने का आरोप लगा था। फिलहाल अब 10 सालों में कितनी बदल गई है, क्योंकि प्रदेश में भी सरकार है बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार है, तो अब कितनी बदल गई है बुंदेलखंड की सूरत और जालौन की भी साथ ही साथ? नहीं, बुंदेलखंड की भी सूरत बदली है, लेकिन उस हिसाब से जिस तरीके से केंद्र और राज्य में सरकार होने के साथ साथ जिस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए तो वो चीज नहीं बदली। इसी को लेकर विपक्षियों ने कई आरोप लगाए हैं। इसको लेकर अभी बुंदेलखंड द्वारा कार्यों को लेकर भी कई चीजें सामने आई हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी कई ट्वीट पर भी अपने कहा गया है कि बुंदेलखंड चालू करा दिया गया, लेकिन इसमें आज भी विकास कार्य काम चल रहा है। इसको लेकर भी कहा गया, लेकिन यहाँ पर सही तरीके की यहाँ जो काम होना चाहिए थे, विकास कार्य होना चाहिए था, वो इस तरीके नहीं हो पाए, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को नहीं मिल पा रहा है। या वोटरों से आपकी बातचीत हुई होगी, फिलहाल कौन से अहम मुद्दे हैं जो हावी हैं, या फिर ये जो लहर है कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पर आपने बात की कि भाई विकास काम हुए नहीं, ये जो विरोध में लहर है सांसद के विरोध में, क्या ये वोटिंग में तब्दील हो सकती है? क्या विपक्ष के पाले में जा सकती है क्या राजकुमार? ये जी बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर अन्ना जानवरों की समस्या भी बहुत ज्यादा रहती है। अन्ना जानवरों की यहाँ व्यवस्था उस तरीके की नहीं है जो होना चाहिए, और यहाँ पानी की समस्या है। सिंचाई को लेकर काफी किसानों को व्यवस्था नहीं है, लेकिन संसद द्वारा करा तो गया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं करा है, जिसको लेकर काफी उत्साह नहीं है किसानों में। उनको मायूस नजर आ रहे हैं किसान। इसको लेकर हो सकता है कि विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है, लेकिन ये तो उस दिन का 20 तारीख का समय ही बताएगा किस तरीके के लोगों ने। मेरी यहाँ कुछ लोगों से बात की है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो तो 20 तारीख का समय ही बताएगा किस तरीके से। ठीक है, 20 मई की तारीख बताएगी, समय बताएगा कि आखिर किसके पक्ष में वोट डाला जाएगा और किसके विपक्ष में यहाँ पर लहर जाने वाली है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, 5वें चरण की लड़ाई जो है अब वो 49 सीटों पर लड़ी जानी है देश भर में, और इन 49 लोकसभा सीटों में से 14 लोकसभा सीटें यूपी की है। बड़े बड़े चेहरे इस बार चुनाव मैदान में हैं। राजनाथ सिंह, कौशल किशोर, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, ये बड़े बड़े धुरंधर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस 5वें फेज़ में। किसकी किस्मत कितनी बुलंद होगी, कौन अपनी बात को वोटरों तक बेहतरी के साथ पहुंचा पाया है, और वोटर किसके दावे और वादे पर यकीन कर पोलिंग बूथों तक पहुंचेंगे वोट डालने के लिए, ये 20 मई की तारीख बताएगी। फ़िलहाल तस्वीर यही है कि शाम 6 बजे यानी कि अब से करीब 1.5 घंटे बाद जो चुनाव प्रचार है इस 5वें फेज़ का वो थम जाएगा, और इसके बाद लड़ाई जो है वो ज़मीन पर उतरने वाली है 20 मई को। अब तक 380 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, और इस 5वें फेज़ के बाद देखिए 49 सीटें इसमें और जोड़ लीजिए, तो ऐसे में 429 सीटों पर चुनाव ख़त्म हो जाएगा 5वें फेज़ के चुनाव के साथ। और 4 चरण पूरे हो चुके हैं, 3 बाकी हैं, और 4 जून को कैसी होगी झांकी, ये समय दर समय ईवीएम में कैद होता जाएगा, और साथ ही साथ कैद होता जाएगा बड़े बड़े चेहरों का भविष्य भी, बड़े बड़े चेहरों की किस्मत, और साथ ही इस बात की भी तस्दीक आगे आगे होती चलेगी कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन
विराजमान होगा? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं? क्या बीजेपी की सरकार सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने जा रही है, या फिर इंडिया अलायंस के पास मौका है और उस मौके को वो भुनाने में कामयाब हो पाएगी? 400 सीटें जीतने का एनडीए का दावा एक तरफ है, दूसरी तरफ है इंडिया अलायंस का 350 सीटें जीतने का दावा। और इस बीच कांग्रेस नेतृत्व में जब इंडिया अलायंस मैदान में है, ऐसे में नरेंद्र मोदी का एक भाषण आता है और कहते हैं कि कांग्रेस दरअसल मिशन 50 के लिए चुनाव मैदान में है, अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। तो वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है, अपने अपने जीत के दावे हैं, सब अपनी अपनी तैयारी जो है वो अंतिम रूप उसे आज दे रहे हैं। और आखिरी 1 घंटा करीब बाकी है इस चुनाव प्रचार को थमने में, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी वोटरों के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश करते हुए ब्रजेश ओझा हमीरपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ब्रजेश ओझा, ये जो बुंदेलखंड की लड़ाई है वो दरअसल अब देखिए किस तरीके की रहने वाली है, क्योंकि हमीरपुर में जो है कुंवर पुष्पेंद्र सिंह पटेल चंदेल जो हैं वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। तो क्या लगता है कि हमीरपुर के मुद्दे क्या हैं और साथ ही साथ किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटर मैदान में पहुंचेगा वोटिंग करने के लिए? ब्रजेश ओझा, ब्रजेश ओझा, आवाज पहुंच रही है आप तक? ब्रजेश, मेरा सवाल ये है कि हमीरपुर में अब कैसी लड़ाई रहने वाली है, क्योंकि बीते चुनाव में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की थी। तो क्या माना जाए कि एक बार फिर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल मैदान मारने में कामयाब हो जाएंगे क्या बीजेपी के टिकट पर? ब्रजेश ओझा, देखिए यहाँ की जनता की अगर मानी जाए तो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को लेकर के यहाँ की जनता काफी नाराज नजर आती है, लेकिन यहाँ की जनता से जब बात करी जाती है तो जनता यहाँ की बताती है कि वो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरों को वोट करने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल इस लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके और तीसरी बार बीजेपी ने उनको इस लोकसभा सीट से मैदान पर उतारा। अब आगे आने वाला 4 जून ही बताएगा कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल अब की बार बाजी मार पाते हैं या फिर इस बार हार का उन्हें सामना करना पड़ेगा। ब्रजेश, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ नहीं है और जो पब्लिक के जहन में है? ब्रजेश, देखिए, अगर बात बुंदेलखंड की विकास की करी जाए तो बुंदेलखंड में अभी तक यहाँ के लोग जो तमाम समाज सेवी है ऐसा बताते हैं कि बुंदेलखंड लंबे समय से यहाँ के लोग जो बड़े बड़े नेता हैं बुंदेलखंड वासियों को उन्होंने ठगने का काम किया है। बुंदेलखंड में यहाँ की जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी कबरई में जो है गिट्टी मंडी बताई जाती है और इसके साथ ही यहाँ बड़े पैमाने में अवैध खनन भी होता है। ये बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ ही यहाँ बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके साथ ही तमाम और भी जो असुविधाओं का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है, उसकी मांग यहाँ के लोग लंबे समय से करते चले आए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को अभी तक ना किसी सरकार में जो है इनकी जो मांगे थी वो पूरी हो पाई हैं। अब तीसरी बार यहाँ के लोग पीएम मोदी के चेहरों को वोट करने वाले। अभी हाल ही में आपको बता दें कि कल यहाँ के राठ में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा था, जिन्होंने यहाँ अपनी जनसभा को एक संबोधित करते हुए यहाँ के बुंदेलखंड वासियों को बड़ी सौगात देने की बात कही है कि अब की बार सरकार बनते ही बुंदेलखंड की जो मांगे हैं उन पर ध्यान देने की जो बात नरेंद्र मोदी ने यहाँ जनसभा में कही है। जी ब्रजेश, राठ में पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे एक बार फिर से जिता दीजिए, चंदेल को एक बार फिर से जिता दीजिए तो हम यहाँ पर विकास काम करेंगे, आपके मुद्दों पर काम करेंगे। लेकिन ये मुझे बतलाइए कि आखिर क्यों 10 साल में सत्ता में रहने के बावजूद भी आज भी विकास से महरूम है बुंदेलखंड, और साथ ही साथ जब प्रदेश में भी सरकार है बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार है,
तो क्यों आखिर विकास से वह भी महरूम रह गया है? बहुत ज्यादा सियासत बुंदेलखंड के मुद्दे पर हो चुकी है, बुंदेलखंड को अलग सूबा बनाने की भी बात की गई है, लेकिन तमाम जो चीजें हैं आज भी जो है बुंदेलखंड विकास से बहुत कोसों दूर ही मालूम पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, अभी हाल ही में यहाँ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक घोषणा की कि अगर अब की बार उनकी सरकार बनती है तो बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण उनके द्वारा किया जाएगा। ये एक यहाँ के बुंदेलखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात उनके द्वारा ये ऐलान किया गया। अब आगे सरकार बनने के बाद इन ऐलानों में क्या कुछ अमल बीजेपी पार्टी के द्वारा किया जाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी हाल ही में जब यहाँ नरेंद्र मोदी की जनसभा में अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उस जनसभा में रेल स्टेशन बनाने की मांग उठती रही और इसके साथ ही तमाम मुद्दे यहाँ उठते रहे, लेकिन जिन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गौर नहीं किया, उसको नजरअंदाज किया, जिसको लेकर के यहाँ की बीजेपी कार्यकर्ता हो या फिर यहाँ के स्थानीय रहवासी हो, उनमें खासी नाराजगी देखने को मिली है। लेकिन अब यहाँ की जनता से जब हमने बात की तो उन्होंने अब की बार जो मोदी जी का 400 की पार का नारा है उसको साकार करने की यहाँ की जनता ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो लोकसभा सीट से यहाँ प्रत्याशी उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से, उनसे नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे को वो वोट करने वाले हैं। अब आगे 4 जून ही बताएगा कि हमीरपुर की सीट में किसका कब्जा होने जा रहा है। यहाँ ये भी आपसे समझना चाहेंगे ओझा जी कि कौन से मुद्दे हैं, आप लगातार वोटरों के बीच में हैं, चुनाव मैदान में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आखिर ये बताइए कि वहां पर मुद्दे कौन से हावी हैं? और पीएम मोदी का चेहरा तो है ही है लोगों के जहन में, लेकिन कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम हो नहीं पाया? देखिए, अगर ये बात यहाँ की मुद्दों की करी जाए तो यहाँ अन्ना मवेशी हो या फिर यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके साथ ही तमाम ऐसी जो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को काम करने की जरूरत है। जो बीजेपी जिस पर लगातार काम करने की बात कर रही कि उनकी सरकार डबल इंजन की सरकार द्वारा लगातार इन मुद्दों पर काम किया जा रहा है और बेहतर काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इतने तमाम प्रयासों के बाद भी यहाँ धरातल पर जो यहाँ की जनता है वो पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के कार्यकाल से काफी नाराज समझ में आती है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ अब इंडिया अलायंस ने अपना जो प्रत्याशी राजेंद्र सिंह लोधी उतारा है, उसके साथ ही बीएसपी ने अपना जो कैंडिडेट है निर्दोष दीक्षित, उसको मैदान पर उतारा है। तीनों ही प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं और वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं, लोगों से मिलकर के उन तमाम सारी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनके समाधान की बात यहाँ के लोगों को उनके द्वारा कही जा रही है। और ब्रजेश, ये जो मुकाबला है वो बसपा के एकला चलो की वजह से अब त्रिकोणीय हो चला है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को नुकसान बसपा की वजह से और एनडीए को फायदा? देखिए, बात अगर विषय की करी जाए तो यहाँ का जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं राजेंद्र सिंह लोधी, आपको बता दें कि हमीरपुर का जो राड विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है लोधी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जो है लोधी मतदाता बताए जाते हैं, जो लोकसभा सीट में हार जीत का फैसला जो है तय करने में काफी पास बताए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो और भी जातीय समीकरण है, उन जातीय समीकरणों को सभी अपने अपनी तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे फिर वो बीएसपी हो। सभी वोटरों को लुभाने के लिए अपनी अपनी घोषणा हो या उनके मुद्दे हो या उनकी समस्याएं हो, सभी अपने अपने कार्यों में लगे हैं। लेकिन अब जनता का क्या कुछ रुझान है, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। जी ठीक है ब्रजेश ओझा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमीरपुर से हमारे संवाददाता जो हमें बतला रहे थे कि आखिर कौन से स्थानीय मुद्दे हमीरपुर में हावी हैं और जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाला जाएगा। लेकिन बात की जाए अगर मौजूदा हमीरपुर के सांसद की, तो वहाँ बीजेपी के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के काम से जनता बेहद नाराज़ है और अगर वोट डालती है वो बीजेपी के पक्ष में, तो वोट की वजह जो होगी वो पीएम मोदी का चेहरा होगा, ना कि सांसद के चेहरे पर या उनके विकास कामों को ध्यान में रखते हुए वोट डाला जाएगा। तो देखिए, 5वें चरण का जो रण है वो
अवध और बुंदेलखंड पर आ चुका है। 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे 20 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। प्राइम टीवी पल पल की अपडेट आपको देगा। चुनाव से जुड़ी हुई कोई भी छोटी से लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी प्राइम टीवी टीम की। और हर एक अपडेट के लिए आप सुबह 7 बजे से ही प्राइम टीवी की स्क्रीन पर जुड़ सकते हैं। पांचवें फेज का जो चुनाव है उसी को लेकर ये जो तमाम तैयारियां हैं वो अंतिम रूप में पहुंच चुकी हैं प्रत्याशियों की ओर से, राजनीतिक पार्टियों की ओर से। और ये जो तस्वीर है वो बतलाती हुई कि वोटर जो है वो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे तो उसके जहन में रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा भी, जननायक का चेहरा जो है वो भी उनके दिमाग में है। और उनकी कार्य पद्धति को देखते हुए झांसी से हमारे संवाददाता विवेक राजपूत जुड़ चुके हैं। विवेक राजपूत, बुंदेलखंड की ये जो लड़ाई है वो झांसी सीट पर भी अब देखिए चुनाव होना है। झांसी सीट पर चुनाव जो है बीजेपी से अनुराग शर्मा यहाँ मैदान में है। फिलहाल जो लड़ाई है किसके फेवर में और किसके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है विवेक राजपूत? जी, हम आपको बता दें झांसी में अनुराग शर्मा की फाइट यहाँ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है प्रतिभा जैन उनसे है। लगातार वो जनता के समर्थक रहे हैं और कुछ भी वो जनता के प्रति उनका व्यवहार अच्छा रहा है। तो ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन आदत है उनकी लड़ाई सीधी अनुराग शर्मा से है। और जनता का रुझान है वो प्रदीप जैन को पसंद करती है। और प्रदीप जैन ऐसे जो राज्य मंत्री भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता का चुनाव उनसे सीधा है और जनता को उनसे मिलने में कभी कोई समस्या नहीं होती है। जी, जिस तरीके का जो ये चुनाव अब हो चला है और प्रचार का शोर देखिए शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। यहाँ कौन से स्थानीय मुद्दे हैं? बीजेपी के मौजूदा सांसद वहाँ पर हैं, तो मौजूदा सांसद के कामों से जनता कितनी संतुष्ट है, कितनी खुश है और क्या उनके कामों को देखते हुए एक बार फिर से चुनाव मैदान में होगी? और साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे क्या हैं वहाँ के? जी, आपको बता दें जनता तो यहाँ के जो प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा, जनता उनसे तो बेहद नाराज है। जनता बीजेपी को सिर्फ चाह रही है तो मोदी के नाम पर वोट दे रही है, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो वही है कि बुंदेलखंड एक राज्य बनना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बीजेपी सरकार कभी कर नहीं पाई है। पहले भी वो हमारी सांसद रही है, पिछले कार्यकाल में ये अनुराग शर्मा भी पिछले कार्यकाल में सांसद थे। मायावती ने वादा किया था कि हम अगर सांसद बनते हैं यहाँ से तो बुंदेलखंड को राज्य बनाने में हमारा पूरा योगदान रहेगा। तो ये योगदान पीछे रहा, तो इसको लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पार्टी है लगातार बुंदेलखंड राज्य की मांग उठा रही है और कहीं ना कहीं अनुराग शर्मा को इससे चुनाव में कुछ नुकसान भी हो सकता है। जी देखिए, जो ये मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है और क्या लगता है कि यहाँ बसपा के अकेले चुनाव लड़ने की वजह से क्या नुकसान हो सकता है इंडिया अलायंस को या फिर एनडीए को? सर बसपा का तो जो बीएसपी पार्टी है तो उनका जो कैंडिडेट है अयोध्या से कैंडिडेट आया है रवि प्रकाश मौर्य, तो सर उनसे तो जनता उनको पहचानती भी है नहीं है, जानती भी नहीं है। हालांकि वो अयोध्या से आए हैं, बस यही बताते हैं कि राम ने हमें भेजा है और राम के नाम से ही हम आपसे वोट मांगते हैं। जी, कहीं ना कहीं जनता उनसे तो नाखुश है और कभी जनता मिली भी नहीं है, तो बाहरी प्रत्याशी को वैसे ही जनता पसंद नहीं करती है। इसलिए यहाँ पे तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हीं में फाइट है। देखिए विवेक राजपूत, एक तरफ बीजेपी का दावा है 80 की 80 सीटें जीतने का और दूसरी ओर देखिए इंडिया अलायंस की ओर से अखिलेश यादव की ओर से कहा जा रहा है कि हम 79 सीटों पर जीत दर्ज करें, केवल वाराणसी को उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये जो मुकाबला है अब सीधे तौर पर देखिए एनडीए बनाम इंडिया हो चला है। विवेक जी,
यहाँ पे जो झांसी ललितपुर सीट है, इसमें दोनों पार्टी को अगर माना जाए, ज्यादा से ज्यादा आज शाम को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा सब कुछ 6 बजे। 1 घंटा का समय, 1 घंटे में प्रचार प्रसार सारा बंद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कैसे प्रत्याशी अपने जो वोटरों को कैसे निभाने काम करते हैं, कैसे उनसे बातचीत तो उनकी खत्म हो ही जाएगी। शाम को 5 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। ताकि उनके जो समर्थक हैं वो कैसे उनसे मिलेंगे, कैसे उनका मान लो सपोर्ट रहेगा अपने तरफ, और आने वाली 20 तारीख को जो मतदान होगा, जो यहाँ की जनता होगी वो कैसे मत करेगी। विवेक, विधानसभा वार भी बात कर लेते हैं। झांसी में कितनी विधानसभा सीटें और किस किस पार्टी का कब्जा है? सर यहाँ पे झांसी में 4 विधानसभा सीटें हैं। एक सदर है, एक मऊरानीपुर विधानसभा, एक गरोठा है और जी एक बबीना विधानसभा है। इन चारों सीटों पे 3 में बीजेपी का है और चौथे में गठबंधन के जो प्रत्याशी है वो उनका है। ठीक है, यानी बीजेपी यहाँ पर हावी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के साथ। 20 मई को वहां वोट डाले जाएंगे। 14 लोकसभा सीटें हैं और उससे पहले आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास मदर एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, जहां होता है सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। 24 घंटे मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, पता प्रथम तल वृंदावन टावर, होटल JK पैलेस के सामने, सिविल लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9559512461 6393882172 पर। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच। अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी। सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक, सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार, समय पर उपचार। एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक, अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक। नए बीमारियों से खतरे में कल, हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे हल। देखिए हेल्थ मंत्रा हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल। रिपोर्टर्स रखेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दे। शहर की बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हर शहर प्राइम रिपोर्टर, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन।